जरा इमेजिन करके देखिए कि आप एक छोटी सी फिशिंग बोट पर हैं। आसपास सिर्फ समुद्र का ना खत्म होने वाला पानी, मीलों मीलों दूर कुछ भी नहीं, ना कोई दिखाई देने वाली जमीन और ना ही कोई सहारा। आप पास ना खाना है और ना पानी, और बस एक ही सवाल, क्या मैं जिंदा बच पाऊंगा? ये हमारे लिए तो जरूर एक इमेजिनेशन है, पर एक शख्स जिसका नाम था सल्वाडोर अल्वेरेंगा, उसके लिए कहानी हकीकत बन चुकी है। 438 दिन यानी 14 महीनों से ज्यादा वक्त तक एक महासागर के बीच फंसे रहना, और वो भी दुनिया के सबसे बड़े महासागर प्रशांत महासागर में। आखिर क्या हुआ था उसके साथ? वो क्यों वहां पर फंस गया? और सबसे बड़ा सवाल, वो जिंदा कैसे बचा? तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और खोलते हैं एक ऐसी कहानी का चैप्टर जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। ये कहानी शुरू होती है 17 नवंबर 2012 को, जब सल्वाडोर अल्वेरेंगा अपने दोस्त एज़ेकिएल कोर्डोबा के साथ एक बोट पर फिशिंग के लिए निकलते हैं। ये कोई नई बात नहीं थी, उनका काम यही था। वो दोनों मछुआरे थे और मछली बेचकर ही वो अपना गुजारा करते थे। उस वक्त सल्वाडोर 38 साल के थे और कोर्डोबा 22 साल के, और दोनों ही एक्सपीरियंस्ड थे। उनका प्लान सिंपल था, एक दिन की फिशिंग ट्रिप, कुछ मछलियां पकड़ना और फिर वापस लौट आना। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह सफ़र उनका आखिरी सफ़र होने वाला था। सल्वाडोर मैक्सिको के कोस्टा अजुल नाम की एक टाउन से पैसिफिक ओशन के किनारे के पास एक स्पेसिफिक फिशिंग जोन में गए थे, जो किनारे से कुछ किलोमीटर दूर था। वहां पहुंचने के बाद कुछ देर तक आराम से उन्होंने मछलियां पकड़ी और सब कुछ सही जा रहा था। लेकिन तभी बादल गरजने लगते हैं, समुद्र के ऊपर एक भारी तूफान के आसार बनने लगते हैं और एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। दोनों को ये अंदाजा हो जाता है कि कुछ तो गलत होने वाला है, लेकिन वो इसे नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि वो पहले भी कई तूफानों का सामना कर चुके थे। पर जल्द ही उन्हें पता चल गया कि इस बार का ये तूफान बाकी सबसे अलग था। रात होते होते तूफान उन्हें घेर लेता है। पानी की जबरदस्त लहरें उनकी छोटी सी बोट को इधर उधर पटकने लगती हैं। उन्हें अपनी बोट को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो गया। सल्वाडोर बोट को संभालते और कोर्डोबा बोट से पानी निकालते जाते। 7 दिनों तक ये तूफान चलता रहा और इसने उन दोनों की हालत खराब कर दी। वैसे तो वो इस तूफान से निकल सकते थे, पर उनकी बोट का इंजन फेल हो गया था और जीपीएस सिस्टम भी खराब हो गया। उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि वो कहाँ जा रहे हैं, बस वो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार तूफान थमता है, पर तूफान की लहरों और हवाओं ने उनकी बोट को समुद्र की गहराइयों में ढकेल दिया और अब वो पैसिफिक ओशन में मैक्सिको के तट से 130 किलोमीटर दूर आ चुके थे, जहां पर बस पानी के सिवा दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। यह उनके सर्वाइवल की शुरुआत थी, क्योंकि अब वो समुद्र की लहरों और हवाओं की मर्जी पर डिपेंड थे और वो ग्रेजुअली समुद्र के सेंटर की तरफ जा रहे थे, जहां ना रेस्क्यू का कोई चांस और ना ही जमीन का कोई निशान। तूफान में उन्होंने अपने रेडियो और मछली पकड़ने वाले सारे सामान को भी खो दिया। पीने का पानी सिर्फ एक बोतल बचा हुआ था और खाना एक दिन के लिए भी काफी नहीं था। बोट पर जो भी खाना था वो खत्म होने के बाद उन्होंने कुछ दिनों तक बोट पर बचे रॉ फिश और बिस्किट्स खाए, पर वो ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाले थे। वो दोनों सिर्फ एक ही उम्मीद लगाए हुए थे कि कहीं पर तो कोई सहारा मिल जाए कि वो बचा लिया जाए, पर उन्हें सुनने और देखने वाला वहां कोई नहीं था। जल्दी उनके पास खाने के लिए और पीने के लिए जो भी था वो सब कुछ खत्म हो गया, और देखा जाए तो सबसे बड़ी समस्या यही थी कि अपनी भूख और प्यास कैसे मिटाई जाए। दिन गुजरते गए और भूख और प्यास की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे, पर उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और वो समुद्र का खारा पानी भी नहीं पी सकते थे, क्योंकि उन्हें उसके रिस्क के बारे में पता था। जब भी बारिश हुआ करती थी तो वो उसका पानी स्टोर कर लेते थे और उससे ही अपनी प्यास बुझाते थे। लेकिन अपने पेट के लिए उन्हें कुछ तो करना ही था। सबसे पहले सल्वाडोर ने पक्षियों को पकड़ने की कोशिश की। कई बार पक्षी उनकी बोट पर बैठ जाते थे, जिनको पकड़कर वो उसका कच्चा मांस खाया करते थे और पीने के लिए उसका खून। लेकिन बर्ड्स हर रोज उनके हाथ नहीं लगते थे। मछली पकड़ने का भी सिर्फ एक ही रास्ता था, अपने हाथों से पकड़ना, जो कि बहुत ही मुश्किल था क्योंकि फिशिंग करने का सारा सामान तूफान की वजह से गिर गया था। कभी कभी मछली हाथ लगती और कभी कभी कई कई दिन तक उन्हें भूखा प्यासा रहना पड़ता था। दोनों के लिए जिंदा रहना अब दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था और उनकी बोट धीरे धीरे और दूर जाती जा रही थी। भूख और प्यास से उन लोगों की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि वो अपने नाखून तक खाने लगे और बारिश का पानी खत्म हो जाने के बाद मजबूरन उन्हें समुद्र का खारा पानी पीना पड़ता और कभी कभी अपनी पेशाब को भी पीना पड़ता था। वो जिंदा रहने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे, पर 1 महीना गुजरने के बाद सल्वाडोर के ऊपर सबसे कठिन वक्त आने वाला था।
सर्वाइवल एक टीम वर्क था, लेकिन कोर्डोबा इस हालत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसे मछली और कछुओं का रॉ मीट खाना इम्पॉसिबल लगता था और इसके चलते उसने खाना पीना छोड़ दिया। उसका शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा और उसके मन में हर वक्त एक ही सवाल घूमता कि हम कैसे बचेंगे। एक रात कोर्डोबा ने सैल्वाडोर से कहा, अगर मैं मर गया तो मुझे इस समुद्र में छोड़ देना। सैल्वाडोर ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन कोर्डोबा के अंदर के डर ने उसकी होप को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया और कुछ दिन बाद कोर्डोबा जिंदगी की लड़ाई हार गया और सैल्वाडोर का इकलौता साथी भी उससे दूर चला गया। कोर्डोबा की डेथ के बाद सैल्वाडोर का दिल पूरी तरह से टूट गया। एक तरफ उनका साथी मर चुका था और दूसरी तरफ उनके सर्वाइवल का प्रेशर और भी बढ़ गया। कोर्डोबा की बॉडी को 6 दिन तक अपने पास रखने के बाद जब बॉडी का डिकम्पोजिशन होने लगा तो सैल्वाडोर को मजबूरन उसकी बॉडी को समुद्र में छोड़ना पड़ा। सैल्वाडोर अल्वारेंगा अब बिल्कुल अकेला था, समुद्र के बीच एक छोटी सी फाइबर ग्लास बोट पर। उस वक्त उन्होंने समुद्र के बीच अकेलेपन को महसूस किया, वो अकेलापन जो इंसान को तोड़ कर रख देता है। कई बार अल्वारेंगा ने खुद को मारने की कोशिश की, पर वो एक रिलीजियस इंसान थे तो गॉड की होप उन्हें हर बार सहारा देती थी। अकेलेपन ने सैल्वाडोर को बहुत ही ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किया। कभी वो पूरा दिन खुद से बातें करने लगते और कभी कभी हेलुसिनेशन में देखते कि कोर्डोबा उनके सामने बैठा है और उनसे कुछ कह रहा है। रात के अंधेरे में सैल्वाडोर को अक्सर लगता कि समुद्र से कोई उसे बुला रहा है। कभी उन्हें कोर्डोबा का चेहरा दिखाई देता और कभी उन्हें सपना आता कि वो घर पहुंच गए हैं। लेकिन सुबह होती और वो वापस समुद्र के बीच अपनी सच्चाई का सामना करते। पर सैल्वाडोर की हिम्मत ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपने सर्वाइवल के नए तरीके खोजे, बारिश के पानी को इकट्ठा करना शुरू किया। उन्होंने सीखा कि कैसे अपने हाथों से मछली पकड़ते हैं और कैसे बोट के आसपास उड़ते पंछियों को ट्रैप करते हैं। पक्षियों और मछलियों का कच्चा मांस खाना और उनका खून पीना ही उसके जिंदा रहने का आखिरी रास्ता था, जो कि सैल्वाडोर को बिल्कुल पसंद नहीं था, पर पेट कुछ भी करा देता है। सर्वाइवल के 300 दिन गुजर चुके थे और सैल्वाडोर की बॉडी काफ़ी वीक हो चुकी थी। तभी एक दिन उन्हें दूर से एक शिप दिखाई दिया। सैल्वाडोर का दिल उम्मीद से भर गया। उन्होंने अपनी शर्ट उतारकर हवा में हिलाई और जोर जोर से चिल्लाने लगे, हेल्प हेल्प। लेकिन उनकी आवाज़ उस विशाल समुद्र में दब गई। शिप उनके पास से गुजर गई और उनके सपने बिखर गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि शिप सच में था या उन्हें हेलुसिनेशन हो रहे थे। सैल्वाडोर फिर से अकेले रह गए, लेकिन उन्होंने यहाँ पर भी हिम्मत नहीं हारी। कोर्डोबा के मरने के बाद लगभग 1 साल बीत चुका था और उनकी बोट समुद्र में लगभग 6700 किलोमीटर दूर जा चुकी थी। सैल्वाडोर का शरीर स्केलेटन जैसा हो गया था, लेकिन उनका विल पावर अब भी जिंदा था। जनवरी 30, 2014 को उन्होंने दूर एक छोटा सा आइलैंड देखा। यह आइलैंड था इवोन अटोल, मार्शल आइलैंड, और सैल्वाडोर ने अपनी बोट को लहरों के सहारे उस आइलैंड की तरफ ड्रिफ्ट होने दिया। 438 दिनों के बाद वो कोई ज़मीन देखते हैं और ज़मीन पर कदम रखते ही बेहोश हो जाते हैं, और फिर जैसे ही उठते हैं तो सबसे पहले लोगों को ढूंढने की कोशिश करते हैं और आखिरकार उन्हें लोकल लोग मिल ही जाते हैं। उस वक्त उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। ऐसा लगा कि उनकी ज़िंदगी दोबारा मिल गई हो, पर वो इतना वीक हो चुके थे कि उनके शब्दों में ताकत नहीं थी। उन्होंने बस एक ही लाइन कही, आई एम सैल्वाडोर, आई नीड हेल्प। लोकल लोगों ने जब सैल्वाडोर की हालत देखी तो वो दंग रह गए। फटे पुराने कपड़े और 14 महीनों में उनके बाल और दाढ़ी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई थी। लोगों को समझ आ गया कि उसके साथ कुछ तो बुरा हुआ है। उन्हें पानी और खाना दिया गया और रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। सैल्वाडोर इतने वीक और डिहाइड्रेटेड थे कि वो चल भी नहीं पा रहे थे। उन्हें एक मेकशिफ्ट बेड पर लिटाया गया और उनकी इमरजेंसी केयर शुरू हुई। डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि उनका सर्वाइवल एक मेडिकल मिरेकल था, और डॉक्टर्स खुद भी हैरान थे कि कोई आदमी इतने मुश्किल हालात में कैसे सर्वाइव कर सकता है। पर वो सब कुछ सच था। अथॉरिटीज द्वारा जब सैल्वाडोर के घर पर कॉन्टेक्ट किया गया तब सभी लोग उनकी स्टोरी पर बिलीव करने लगे। जब उन्हें पता चला कि हाँ, सैल्वाडोर सच में 14 महीनों से गायब थे। उसके बाद सैल्वाडोर की एक खौफनाक कहानी पूरी दुनिया में चर्चित हो गई और फिर यहाँ से सैल्वाडोर की जिंदगी की एक नई शुरुआत हुई। कोर्डोबा के जाने के बाद सैल्वाडोर ने जो 438 दिन समुद्र में गुजारे वो इंसानी हिस्ट्री के सबसे बड़े सर्वाइवल स्टोरीज में से एक बन गए। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की फिजिकल स्ट्रेंथ की नहीं, बल्कि उसकी मेंटल स्ट्रेंथ और नेवर गिव अप एटीट्यूड की एक मिसाल है। सैल्वाडोर की कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हों, जिंदगी तब तक हार नहीं मानती जब तक आप खुद हार नहीं मानते। जब दिखाई देने वाली हर उम्मीद खत्म हो जाए, तभी एक छुपी हुई ताकत जागती है जो इंसान को जिंदा रखती है।
उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस प्लेस पर आपको ऐसी माइंड ब्लोइंग, मिस्टीरियस और इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मिलती है। मिलता हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।